बहरहाल पहले से तुम उसे आते जाते घूरते रहे थे। परसों मिल बैठने की ख्वाहिश भी गैर मुतवक्के तौर पर पूरी हो गई। चलिए यही समझ लीजिए। बाय गॉड, इतनी सेक्स अपील अभी तक किसी औरत में नजर नहीं आई। अब उससे दूर ही रहना, खुद हरगिज ना मिलना। अगर वो तुमसे मिलने आए तो मजाक नहीं, तुम निहायत इत्मीनान से उसे यकीन दिलाते रहोगे कि अभी तक डेविड का कोई चेक कैश होने के लिए नहीं आया। राना, तुम नहीं समझ सकते कि किन लोगों का खिलौना बनने वाले हो। बस जितना मैंने कह दिया है उससे आगे ना बढ़ना। आप मुतमईन रहिए। इस मुलाकात और इस मामले के बारे में भी अपनी जुबान बंद ही रखना। अच्छा, बस अब जाओ। आपने मुझे उलझन में डाल दिया है। तुम्हें अब किसी उलझन से कोई सरोकार नहीं रहा। ये सब कुछ अपने जहन से निकाल फेंको। मैं नहीं चाहता कि इसके सिलसिले में कहीं तुम्हारा नाम आए। बहुत बहुत शुक्रिया। करीमपुरा गरीबों की बस्ती थी। छोटे छोटे कच्चे मकानात का सिलसिला दूर तक बिखरा हुआ था। कहीं कहीं एक आध बड़ी इमारत भी नजर आती, लेकिन साल खुर्दगी और मकीनों की लापरवाही का रोना रोती हुई। चंद साल पहले यहाँ एक गैर मुल्की तिब्बी मिशन ने एक खैराती अस्पताल कायम किया था। इस अस्पताल का अमला ज्यादातर गैर मुल्कियों ही पर मुश्तमिल था। डॉक्टर और नर्सें टूटी फूटी उर्दू बोल सकती थी। नर्स ग्रोट्रोड को ढूंढ निकालने में कोई दुश्वारी पेश न आई। सफदर ने उसकी ड्यूटी के औकात ही में उसे जा लिया। मुतनासिबुल आज़ा और मुतवस्सित कद की ये नर्स बेहद शौक और बातूनी थी। खुद सफदर को भी यही राय कायम करनी पड़ी कि गजब की सेक्स अपील रखती है। उम्र ज्यादा से ज्यादा 22 साल रही होगी। सफदर ने उसे देखा और अस्पताल के आसपास मंडलाता रहा। एक्स2 से उसकी निगरानी का हुक्म मिला था। जाए रिहाइश का पता लगाना था और इन लोगों के मुतालिक भी मालूमात हासिल करनी थी जिनसे उस निगरानी के दौरान में उसका मिलना जुलना हो। 10:30 बजे वो एक डॉक्टर की कार में कंपाउंड से बाहर आई। सफदर ने देखा और वो अपने स्कूटर की तरफ मुतवज्जे हो गया। फिर दूसरे ही लम्हे में वो कार का ताक़ुब कर रहा था। करीमपुरा के पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रुक गई। सफदर ने भी ब्रेक लगाए। रफ्तार कम हो गई। सफदर ने नर्स ग्रोट्रोड को गाड़ी से उतरते देखा। फिर कार उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। सफदर थोड़े ही फासले पर अपना स्कूटर रोककर उतर पड़ा था और उस पर इस तरह झुक गया था जैसे उसमें कोई खराबी वाकई हो गई हो। उसने ग्रोट्रोड को इमारत के अंदर दाखिल होते देखा। सफदर बदस्तूर स्कूटर के इंजन पर झुका रहा। दूसरी सुबह ब्लैक ज़ीरो ने ट्रांसमीटर पर इमरान को इत्तला दी कि नर्स ग्रोट्रोड 10:30 बजे शव को करीमपुरा के थाने में गई थी। करीब करीब पौन घंटे तक थाने के अंदर रही, फिर अपने क्वार्टर में वापस चली गई जो अस्पताल की कंपाउंड ही में वाक़ है। सुबह 5 बजे तक की इत्तला है कि फिर वो क्वार्टर से बाहर नहीं निकली। इस इत्तला पर इमरान को इंस्पेक्टर राना से राब्ता कायम करना पड़ा। होटल के फोन पर गुफ्तगू करना मुनासिब ना समझकर उसने करीबी पब्लिक टेलीफोन बूथ का सहारा लिया। मैं तो पहले ही जानता था। खैर बताओ, फोन पर नामुमकिन है, आप कहाँ मिलेंगे? क्या कोई बेहद जरूरी बात है? बेहद अच्छी बात है। तो तुम ठीक 11 बजे होटल जीशान पहुंच जाओ। 20 मिनट बाकी हैं। बहुत बेहतर, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। इमरान सिलसिला मुनक़ता करके बाहर निकल आया। इस वक्त वो फिर मिर्जा नसीम बेग ही के मेकअप में था। होटल वापस आकर वो डाइनिंग हॉल में ठहरा रहा। 15 मिनट बाद उसने राना को भी डाइनिंग हॉल में दाखिल होते देखा। वो वर्दी में नहीं था। एक खाली मेज के करीब बैठ गया। इमरान ने फौरी तौर पर उसके करीब पहुंचने की कोशिश नहीं की। वो इत्मीनान कर लेना चाहता था कि कोई राना का ताकुब तो नहीं करता रहा। मुतमईन हो जाने के बाद वो अपनी जगह से उठकर राना वाली मेज के करीब आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। साथ ही उसने राना के चेहरे पर झुंझुलाहट के आसार देखे, लेकिन कबल इसके कि वो कुछ कहता इमरान ही बोल पड़ा। गाली मत दे बैठना। बहरूपिये थाने वालों की सरकार से बड़े इनाम पाते हैं, खुदा की पनाह। राना उछल पड़ा। चंद लम्हे मुतहराना अंदाज में पलके झपकाता रहा, फिर बर्राई हुई आवाज में बोला, ये आप हैं? काम की बात करो। हैरत जाहिर करने के बहुत मौके आएंगे। खुदा की कसम सिर्फ आवाज ही से पहचान सका हूँ। मैं कह रहा हूँ वो बात बताओ जिसके लिए दौड़े आए हो। वो कल रात फिर आई थी, लेकिन इस बार मेरे लिए सचमुच एक बहुत बड़ी उलझन लाई है। वो क्या? मैंने शाम का कोई अखबार नहीं देखा था। उसी ने खबर की तरफ तवज्जो दिलाई। ये नोएल डेविड के मुतालिक थी। उसी से मुझे मालूम हुआ कि वो एटमी बिजली घर तामीर कराने वाले 3 इंजीनियरों में से था। मकामी हुक्काम को उसके इस तरह गायब हो जाने पर तशवीश है। खबर के साथ ही महकमे सुराग रसानी के सुपरिटेंडेंट
कैप्टन फैयाज का यह ऐलान भी था कि अगर कोई डेविड के बारे में जानता हो तो उससे रुजू करे। डेविड की तस्वीर भी शाये हुई थी। यकीन कीजिए, मैं इस ऐलान को देखकर बुरी तरह नर्वस हो गया था। वो कहने लगी कि उसका नाम ना आने पाए। मैंने कहा, ये क्यों कर मुमकिन है? लगावट के अंदाज में बोली, सब कुछ मुमकिन है। अगर बैंक वाले तुम्हारे ऑफिसरों तक ये कहानी पहुंचा दे तो तुम निहायत आसानी से उन्हें गलत राह पर लगा सकते हो। कह देना एक बूढ़े गैर मुल्की ने तुमसे कहा था कि वो नेविल डेविड है और कुछ लोग उसकी बैंक में जमाशुदा रकम जालसाजी से हथियाना चाहते हैं। उसे यकीन है कि किसी ने उसके दस्तखत की मनमो अन नकल उतारने की कोशिश की है। तुम उसकी इस्तदा पर बैंक को हिदायत देते हो, लेकिन जब यह खबर शाये हुई है और तुम नोएल डेविड की तस्वीर देखते हो तो उसे उस बूढ़े से मुख्तलिफ पाते हो। फिर फौरन ही तुम्हें ख्याल आता है कि मस्कुरा ऑफिसर से मिलकर ये मौका बयान कर दो। राना खामोश हो गया। इमरान उसे गौर से देखता रहा था। फिर मैं क्या बताऊं? राना भर्राई हुई आवाज में बोला। मुझे उससे वादा करना ही पड़ा कि मैं यही करूंगा। कहने लगी, यकीन नहीं आता। अच्छा, मुझे प्यार करो, तब मैं यकीन कर लूंगी कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। और तुमने यकीन दिला दिया होगा। इमरान मुस्कुराकर बोला। दिलाना ही पड़ा, राना ने झिंपी हुई हंसी के साथ कहा। अच्छा तो फिर? ये भी इत्तेफाक ही था कि बैंक का ब्रांच मैनेजर और मैं साथ ही कैप्टन फैयाज के दफ्तर पहुंचे। मैंने वही कहानी दोहरा दी जो ग्रोटोड ने समझाई थी और मैनेजर ने बताया कि अभी तक उसका कोई चेक कैश होने के लिए नहीं आया। अब आप बताइए कि मैंने गलती की या? तुम बहुत अच्छे रहे, इमरान बोला। मैं भी तुम्हें वही मशवरा देता जो ग्रोटोड ने दिया था, लेकिन तुम कम से कम मुझे अपनी वफादारी का यकीन न दिला सकते। बड़े बुरे चक्कर में फंस गया हूँ। अब वो मुझसे मिलती ही रहेगी। तुम खुद उससे मिलने की कोशिश हरगिज ना करना। आखिर ये सब है क्या? राना खामोश हो बैठो। इस उद्धेड़बन में पड़ने की जरूरत नहीं। अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसे यकसर जहन से निकाल दो। अच्छी बात, बस अब जाओ। एक बार फिर सुन लो कि अपने आप उससे मिलने की कोशिश ना करना ताकीद है, वरना नतीजे के खुद जिम्मेदार होगे। नहीं मिलूंगा, आप यकीन कीजिए। आखा, तो क्या अब मैं भी गरुटरोडगी की तरह यकीन दहानी चाहूंगा? भाग जाओ। राना घिसियानी हंसी हंसकर रह गया। राफिया सुमोनाफ आज की डाक देख रही थी। वो खतूत ऐसे थे जिनमें सीधी सादी जुबान इस्तेमाल की गई थी। एक तो सियाफाम जोसेफ का खत था और दूसरा महकमा खारजा के एक जिम्मेदार ऑफिसर का। महकमा खारजा के ऑफिसर ने ओटो विलानी को लिखा था, प्रोफेसर, तुम सचमुच बाकमाल आदमी हो। महज एक जानवर के नाम और नाम लिखने के वक्त के सहारे तुमने मेरी गुज़िश्ता और आइंदा जिंदगी के हालात पर रोशनी डाली। जो जिंदगी गुजार चुका हूँ उसके बारे में तस्दीक करता हूँ कि तुमने हर्फ बा हर्फ सब कुछ सही लिखा है। मुस्तकबिल हुनूस तारीकी में है, लेकिन जो शख्स माजी की सही निशानदही कर सकता है उसने मुस्तकबिल के लिए भी 100% सही पेशनगोई की होगी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या मुमकिन है? मुमकिन हो तो अपना मुफस्सिल पता लिखो। मुस्तकबिल के बारे में तुम्हारे बाज़ इशारे मुबम है। मैं उनकी वजाहत चाहता हूँ और ये खत व किताबात के जरिए मुमकिन नहीं। तवक्का है कि जवाब जल्द दोगे। ममनून करम, T.H. सिद्दीकी। जोसेफ ने लिखा था, लायक सद एहतराम प्रोफेसर, मैं बेहद उदास हूँ। मैंने अपने बॉस को चंद दिन से नहीं देखा। वो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी की मसरत है। जब तक वो जिंदा है मैं भी जिंदा हूँ, वरना मेरी लाश भी उसी के बराबर पड़ी होगी। इससे ज्यादा अंदोनाक बात मेरे लिए और कोई नहीं कि मैं उसे किसी दिन ना देखूं। फिर भी यही गनीमत है कि मैं दिन में कम से कम एक बार उसकी आवाज फोन पर सुन लेता हूँ। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में है। उसका हुक्म है कि मैं भी घर से बाहर कदम ना निकालूं, वरना मैं खुद आकर तुमसे मिलता। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा काला जादू नहीं है जिससे उसके अनदेखे दुश्मन गारत हो जाएं या खुलकर सामने आए ताकि वो उन्हें चुन चुन कर मार डाले? कुछ तो करो। मुल्तजी, जोसेफ। न जाने क्यों जोसेफ का खत पढ़कर राफिया की आंखें भीग गई। कुछ देर बाद उसने आज की डाक ओटो विलानी की मेज पर पहुंचा दी और खुद बैठकर पिछले दिन के आए हुए पोस्टल ऑर्डरों का इंदराज कैश बुक में करने लगी। आमदनी रोज बर रोज बढ़ रही थी। आदमी किस कदर बेचैन है मुस्तकबिल में झांकने के लिए। शायद आदमी और जानवर में सिर्फ इतना ही फर्क है। जानवर मुस्तकबिल से बेनियाज होता है और आदमी मुस्तकबिल के लिए मरा जाता है। काम खत्म करके वो फिर उस कमरे में आई जहां प्रोफेसर की मेज थी।
वो भी अपना काम निपटा चुका था, लेकिन वहां से उठा नहीं था। महकमा खारजा के ऑफिसर के खत का जवाब ऊपर ही रखा हुआ था। प्रोफेसर ने उसे लिखा था, माय डियर मिस्टर सिद्दीकी, मेरी सेक्रेटरी से मिलकर गुफ्तगू शनीद करो। वो होटल शिराज के कमरा नंबर 11 में रहती है। मिलने के औकात सुबह 8 से 9 बजे तक और शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मुखलिस ओटो विलानी। राफिया ने खत पढ़कर प्रोफेसर की तरफ देखा। यह अपनी नौयत का पहला जवाब था। इससे कबल भी मुताद्दिद ग्राहकों ने प्रोफेसर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन उन्हें यही जवाब दिया गया था कि प्रोफेसर बिलमुशाफा गुफ्तगू के लिए वक्त नहीं निकाल सकते, बेहद मसरूफ आदमी है। लेकिन इस आदमी टी.एस. सिद्दीकी को पहले उससे मिलने का मशवरा दिया गया था। इसका मतलब ये था कि उसके बाद प्रोफेसर से भी उसकी मुलाकात हो सकती है। मैं इसका मतलब नहीं समझी प्रोफेसर, उसने खत के जवाब की तरफ इशारा करके कहा। आखिर मैं इससे क्या कहूंगी, बस टालती रहना, भला इसका फायदा। कुछ दिन बाद मिल भी लूंगा, प्रोफेसर ने नरम लहजे में कहा। कारोबारी बनने की कोशिश करो। जो लोग किसी न किसी तरह हमारे काम आ सके, उनसे रस्म और राह पैदा करनी ही पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हम जो कुछ यहाँ कमा रहे हैं उसे स्टर्लिंग की शक्ल में अपने साथ ले जाना भी चाहेंगे। वो पसमानदा ममालिक जो तरक्की की राह पर चल रहे हैं ज़र मुबादला सर्व करने के मामले में मोहतात होते हैं, लेकिन बड़े ऑफिसरों से मरासिम हो जाए तो वो कोई ना कोई राह निकाल ही लेते हैं। अगर हमने दानिशमंदी से काम लिया तो अपना सरमाया स्टर्लिंग की शक्ल में तब्दील करा सकेंगे। मुझे तवक्को है कि तुम उस ऑफिसर को अपने अखलाक का गुरुवेदा बना लोगी। बस अब जाओ। आखिर मैं क्या कहकर उसे टालूंगी? तुम आसानी कह सकती हो, फिलहाल मसरूफियत ज्यादा है, आप मुझसे कल मिल लीजिएगा। दूसरे दिन सरापा माजरत बनकर फिर कह देना कि अंदाजे की गलती की बिना पर तुम उसे सही बात ना बता सकी। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि प्रोफेसर को कब फुर्सत मिले। क्या ये मुमकिन नहीं कि आप रोजाना फोन करके मुझसे मालूम कर लिया करें? ये तो खामखा धोखे में रखना हुआ। इसी का नाम बिजनेस टैक्ट है बेबी। अभी तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। खैर अब जाओ, मुझे तवक्को है कि अपना पार्ट बखूबी निभाओगी। प्रोफेसर उससे मजीद कुछ कहे सुने बगैर उठा और कमरे से चला गया। राफिया निचला होंठ दांतों में दबाए वहीं खड़ी रही। बिजनेस, वो बड़बड़ाई, ये तो खुला हुआ फ्रॉड है। बिजनेस के लिए आदमियत की सतह से गिर जाना कहाँ तक मुनासिब है? फिर वो खतूत का अंबार समेटती हुई उस कमरे में चली आई जहां खुद बैठकर काम करती थी। उसे जोसेफ के खत का ख्याल आया और वो उसका जवाब तलाश करने लगी। अच्छे आदमी, मैं तुम्हारे लिए मगमूम हूँ। यही कैफियत तुम्हारे बॉस के लिए भी है। तुम मुझसे कहो कि मुझसे फोन पर राब्ता कायम करके शायद मुझसे कोई मुफीद मशवरा दे सकूं। मैं किसी को गारत कर देने की कुव्वत नहीं रखता, अलबत्ता ये मुमकिन है कि उसके दुश्मनों के दिलों से कदूरत का रंग दूर हो जाए। बेहतर यही है कि तुम अपने बॉस के हुक्म के मुताबिक घर से बाहर ना निकलो। मुखलिस ओटो विलानी। राफिया ने तवील सांस ली और उंगलियां चुटकारने लगी। इस दौरान में कई बार उसका जी चाहा था कि जोसेफ से मिले, लेकिन प्रोफेसर ने उसे इससे रोक दिया था। उसने कहा था, मुमकिन है उसके दुश्मनों को ख्याल पैदा हो कि हम उस जगह से वाकिफ हैं जहां उसने पनाह ली है, लिहाजा वो फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे और मैं इसे अपने बिजनेस के लिए तबाहकुन समझता हूँ। दूसरी तरफ राफिया ये मालूम करने के लिए भी बेचैन थी कि पेशानी के दाग का इल्म हो जाने के बाद उस आदमी पर इसका क्या रद्देमल हुआ होगा। प्रोफेसर के बयान के मुताबिक बिच्छू की शक्ल का वो सिया दाग अनमिट था। फिर उसे इस पर भी हैरत थी कि दाग का इल्म हो जाने पर वो फिर यहाँ क्यों नहीं आया। दफातन वो मम्मी की तस्वीर की तरफ मुड़कर बोली, तुम ही बताओ ऐ मुकद्दस रूह, मेरी उलझन रफा कर दो। कैसी उलझन? दूसरे ही लम्हे में तेज किस्म की सरगोशी से कमरे की फिजा गूंज उठी। वो आदमी वापस क्यों नहीं आया जिसे तुमने सजा दी थी? पेशानी पर सियाह दाग देख लेने के बाद उसने उसे साफ कर देने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहने के बाद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। अनकरीब खुदकुशी कर लेगा। खुदा की पनाह, इतनी भयानक सजा। राफिया गिड़गिड़ाई, मैं ये नहीं चाहती थी मुकद्दस रूह। मैंने तो यही चाहा और मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वो हर हाल में होकर रहता है। अब तुम उसे भुला दो। लेकिन वो हकला कर रह गई। फिर यकबयक हिज़यानी अंदाज में बोली, उसने मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। उस पर रहम करो, उसे माफ कर दो।
अपनी हस्ती को इतनी अहमियत नहीं देती कि उस पर जानों की भीड़ चढ़ाई जाए। रहम, रहम मुकद्दस रूह। फिर उसकी आवाज एक तवील सिसकी में तब्दील हो गई, लेकिन वो दोबारा रूह की सरगोशी ना सुन सकी। शिद्दत गर ये से उसका दम घुट रहा था, लेकिन ना तो आंखों से आंसू निकले और ना हलक से आवाज ही निकल सकी। इमरान मिर्जा नसीम बेग की हैसियत से मिस मोरेली के क्लब की इमारत में दाखिल हुआ। रात के 7:30 बजे थे। डाइनिंग हॉल में हल्की मौसीकी के रिकॉर्ड की आवाज गूंज रही थी और मध्यम रोशनी वाले बल्ब रोशन थे। करीब करीब सारी ही मेजें इंगेज थीं और 3-4 देसी आदमियों के अलावा सब गैर मुल्की थे। उनमें औरतें भी थी और मर्द भी। रिचमंड भी दिखाई दिया, लेकिन अपनी मेज पर वो तन्हा था। सामने शराब की बोतल और सोडे का साइफन रखा हुआ था। गिलास में करमिजी रंग की शराब थी। कई औरतें मौसीकी की धुन पर अपने शाने थिरका रही थी और मर्दों के पैर फर्श पर थाप दे रहे थे। सफेद वर्दी में मलबूस मुअद्दब बैरे खामोशी से इधर उधर आ जा रहे थे। मोरेली काउंटर के करीब खड़ी थी। इमरान को देखकर आगे बढ़ी। खुश आमदीद मिस्टर बेग, उसकी मुतरन्नम आवाज कानों में रस घोल गई। जवाबन इमरान ने मुस्कुराकर सर को खफीफ सी जंबिश दी और उसके साथ चलने लगा। वो महसूस कर रहा था कि बेशुमार आंखें उनकी जानिब निगरां हैं। मोरेली उसे अपने ऑफिस में लाई। बैठिए मिस्टर बेग, कल आपका पैगाम मिला था, बड़ी मायूसी हुई थी। इमरान ने हैंडबैग से तस्वीर निकालकर मेज पर रख दी। वो एक एक करके उन्हें देखती रही, फिर किसी कदर हिचकिचाहट के साथ पूछा था, आपका जरिए माश क्या है मिस्टर बेग? बदमाशी। वो हंसने लगी, फिर बोली, नहीं, संजीदगी से बताइए। यकीन कीजिए, इस शहर के बदमाश ही मेरा जरिए माश है। आपको ये बात महज इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ताल्लुक हमारी सोसाइटी से नहीं। अपनी सोसाइटी के किसी फर्द को ये बात हरगिज ना बताता, क्योंकि वो तो मुझे एक बाइज्जत और ज़ीवकार आदमी समझते हैं। इस बार मेरे हलके के लोग मुझे म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए भी खड़ा कर रहे हैं। मैं नहीं समझ सकती कि आपने ये बात मुझे भी क्यों बताई। आपकी शख्सियत, मेरा ख्याल है कि आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। शुक्रिया। वो दिल आवेज अंदाज में मुस्कुराई। हालांकि मैं बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन जाती हूँ। तब तो आप हीरा हैं, हीरा। दुनिया ऐसे ही आदमियों की कदर करती है जो आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये बहुत अच्छे आदमी कहलाते हैं, और जो आसानी से बेवकूफ़ बन जाने की सलाहियत नहीं रखते, अच्छे अल्फाज में याद नहीं किए जाते। मैं आपका मतलब समझ गई। मुझे आप ही जैसे किसी समझदार मकामी आदमी की ज़रूरत थी। कि अपने बिजनेस के सिलसिले में? नहीं, ये दूसरा मामला है।